अनसर्टेनिटी थी। अनसर्टेनिटी का मतलब स्टूडेंट के वहां पे कंफ्यूजन थी, मसाइल थे, कोई गैर यकीनी सूरत हाल थी, किसी को सही तरीके से पता नहीं था कि अब हम क्या कर सकते हैं। अगर उसने सॉफ्टवेयर खरीदा है, उसमें प्रॉब्लम आ गई, उसकी सही फंक्शनैलिटीज परफॉर्म नहीं हो रही, तो वो अब किसी से पूछ नहीं सकता। अब स्टूडेंट्स इस अनसर्टेन कंडीशन को किससे सॉल्व किया गया है, ये अब इसको रिजॉल्व कर लिया गया और इसके लिए पैकेज प्रोडक्ट हमारे सामने है। पैकेज ऑफ जो आपके जितने भी लोग सॉफ्टवेयर को खरीदेंगे वो एज ए पैकेज उसको खरीदेंगे, एज ए प्रोडक्ट उसको खरीदेंगे। अब स्टूडेंट्स प्रोडक्ट की समझ आ जाएगी, ये प्रोडक्ट क्या चीज है। तो देखते हैं। Packages are sold as ready-made system and customized by user in a specific way. स्टूडेंट्स जितने भी सॉफ्टवेयर आगे खरीदे जाते हैं या कोई भी बंदा खरीदता है तो उसको रेडीमेड बने बनाए सॉफ्टवेयर जो है वो मिलते हैं। ये एक प्रोडक्ट है। अच्छा, यहाँ रेडीमेड का मतलब ये है कि कोई बंदा खुद नहीं बनाएगा, वो आगे किसी से बनवाएगा। अब जिससे वो बनवा रहा है वो उसका जिम्मेदार है। क्यों कि अब स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं। यानी अब एक बैंक में रहने वाला बंदा अगर सॉफ्टवेयर बनवाएगा बैंक के लिए, तो वो बैंक के लिए काम करेगा, उसमें सारी फंक्शनैलिटीज उसी के लिए होगी। वो अपनी रिक्वायरमेंट्स उसको बताएगा, सारी फंक्शनैलिटीज उसको बताएगा, वो बंदा उसको बना के देगा। तो ये रेडीमेड है। और कस्टमाइज का मतलब ये है कि अगर कोई यूजर उस सॉफ्टवेयर के अंदर कोई चेंजिंग करना चाहता है, कोई उसमें वो उसमें तब्दीली करना चाहता है, तो उसको बकायदा उसके इख्तियारात दिए जाएंगे। ये जब एग्रीमेंट किया जाएगा, लाइसेंस का काम किया जाएगा, तो उसमें उसको बताया जाएगा कि आप किस हद तक इस सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी मिल जाते हैं, जिसके अंदर कोई भी बंदा वो चेंजिंग कर सकता है। लेकिन ये जो अथॉरिटी दी गई है, ये जो इजाजत दी गई है, ये जिनका सॉफ्टवेयर है, जिन्होंने बनाए हुए हैं, वो उन्होंने दी हुई है। और इसी तरह अगर किसी से सॉफ्टवेयर खरीदा जाएगा तो एग्रीमेंट होगा बकायदा कि आप इसमें अगर कोई तब्दीली करना चाहते हैं तो इस हद तक आप इसमें तब्दीली करना चाहते हैं। और जो कोई बंदा बना के देगा वो उस सॉफ्टवेयर की सारी फंक्शनैलिटीज का जिम्मेदार होगा। आगे वो सही काम करता है नहीं करता, ये उसका जिम्मेदार होगा। और ये चीज स्पेशली आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर है कि आपका कोई भी सॉफ्टवेयर बनाया जाता है वो बकायदा यूजर की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बनाया जाता है और एक लंबा लाइफ साइकिल है जिसके हिसाब से ये सारा काम चलता है। तो बहरहाल ये जो सेलिंग का काम है, अब इसको कवर किया जा रहा है, इस अनसर्टेनिटी को खत्म किया जा रहा है। कैसे? ट्रीटिंग हायरिंग ऑफ एक्सपर्ट टू डिजाइन अ कस्टमाइज्ड सिस्टम एज अ परचेजिंग अ सर्विस। अब देखें यहाँ पे स्टूडेंट्स कि आपका कस्टमाइज सिस्टम बना है। कस्टमाइज मैंने अभी आपको बताया कि ये वो सॉफ्टवेयर होता है जो स्पेसिफिक किसी कस्टमर के लिए डिजाइन किए जाते हैं, उसी की फंक्शनैलिटीज के अंदर होती है और तमाम की तमाम फंक्शनैलिटीज होती है जो कस्टमर रिक्वायर्ड कर रहा होता है, वो सारी फंक्शनैलिटीज कस्टमाइज सिस्टम के अंदर होती है। तो अब जब वो बनवा के लेके जाएगा तो उसी की ही फंक्शनैलिटीज होगी, वो उसी के लिए सॉफ्टवेयर काम करेगा, किसी और चीज के लिए नहीं करेगा। और अगर कहीं कमी है तो बना के देने वाला वो उसका जिम्मेदार है, उसको उसने ठीक करना है। इस तरह देयर इज अ सिस्टम फॉर क्लाइंट टू यूज द प्रोडक्ट। और ये जो प्रोडक्ट लेके जा रहा है एक बंदा, तो वो उसने किस तरीके से इसको यूज करना है, ये उसके लिए भी एक सिस्टम है। बकायदा एक एग्रीमेंट होता है, उसके हिसाब से इसको यूज कर सकता है। जैसे आप अक्सर देखते हैं कि आप ऐसी विंडोज आप ले लेते हैं या ऐसे सॉफ्टवेयर ले लेते हैं जो आप खरीदते हैं, बकायदा आपके पास लाइसेंस होता है, आप वो लेते हैं और आप उसको यूज करते हैं। अब आप ऐसे भी होता है, एग्रीमेंट्स होते हैं, ये लाइसेंस में ये भी होता है कि आप आगे फर्दर उसको यूज नहीं कर सकते, आगे उसको बेच नहीं सकते, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। लोग करते हैं लेकिन कानून की नजर से बच जाते हैं या कानून की नजर में नहीं आती। लेकिन अगर कोई करेगा तो वो लीगली जो है वो उसके लॉ के अगेंस्ट काम कर रहा है और उसके लिए उसकी सजा भी है। तो स्टूडेंट्स ये सारी चीजों को कवर अप कर लिए गए। सर लाइसेंस इज आल्सो परचेज टू यूज द सॉफ्टवेयर। वही बात आ गई कि आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके हिसाब से आप अपने सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे एंड रिस्ट्रिक्ट व्हाट यू कैन डू विद द सॉफ्टवेयर। और इस लाइसेंस के जरिए से इस चीज को पाबंद कर दिया जाएगा कि आपने इस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है, आपने इसके साथ क्या करना है, इस चीज को पहले से इसकी पाबंदी लगा दी जाएगी।
फॉर कमर्शियल एंड सॉफ्टवेयर ट्रांजैक्शन गाइडलाइंस आर डेवलप्ड। अब इसी तरह कमर्शियल, यहाँ स्टूडेंट्स कमर्शियल ये सारा काम होता है, जैसे आप अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं, आप उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ये सारा काम कमर्शियल में आ जाता है। और सॉफ्टवेयर की ट्रांजैक्शन आप ले रहे हैं आगे फर्दर, आप उस किसी और को दे सकते हैं या नहीं दे सकते, ये सारी ट्रांजैक्शन है। आपने खरीदी है, आपने खरीदा है सॉफ्टवेयर, ये भी ट्रांजैक्शन है। आप आगे फर्दर किसी को देंगे नहीं देंगे, ये सारी ट्रांजैक्शन है। इसके लिए गाइडलाइन, इसके लिए बकायदा असूल बना लिए गए, तो भी ये चीज जो है, अब ये जो सेलिंग सॉफ्टवेयर के हवाले से प्रॉब्लम थी, इसको सॉल्व कर लिया। द यूनिफॉर्म कंप्यूटर कॉर्पोरेशन ट्रांजैक्शन एक्ट बनाया गया। ये बकायदा स्टूडेंट्स, ये आपका यूएसए में है, वहाँ पे इसको बनाया गया है और वहाँ पे ये सॉफ्टवेयर जो है वो काम करता है। अब यार थोड़ा सा इसके हवाले से यार मैंने इस स्लाइड के ऊपर इसकी इंफॉर्मेशन भी रखी है, आप इसको देखिए। जैसे यूसीआईटीए प्रोवाइड्स द लीगल रूल्स फॉर एग्रीमेंट कवरिंग ऑल काइंड ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, के इसमें आपके लीगल रूल्स हैं जो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को कवर कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग, कि आपने एक अच्छा सॉफ्टवेयर देना, उसके लिए लाइसेंस है बकायदा इस रूल के अंदर के क्या लाइसेंस है अच्छे सॉफ्टवेयर के लिए। कंट्रैक्ट फॉर द कस्टम डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, और आप किसी खास बंदे के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसके दरमियान आपका कंट्रैक्ट जो होगा वो किस नौयत का कंट्रैक्ट होगा। लाइसेंस टू एक्सेस एंड ऑनलाइन डेटाबेस, और इसी तरह आप ऑनलाइन डेटाबेस को एक्सेस करना चाहते हैं, नेट के ऊपर डेटाबेसेस को एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी लाइसेंस। स्टूडेंट्स यहाँ डेटाबेस की हम बात करें तो ये फर्स्ट लेक्चर में भी शायद मैंने आपको बताया था कि ये एक रिपोजिटरी, एक जगह है जहाँ पे आपका डाटा जाके स्टोर होता है, तो उसके लिए ये सारा काम हो रहा है। उस तमाम एंड a website user agreement and a website user agreement, और किसी वेबसाइट को किस बंदे ने किस हद तक इस्तेमाल करना है, ये सारे एग्रीमेंट्स, ये सारे लॉ, ये सारे प्रिंसिपल्स इस एक्ट के अंदर पाए जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एग्रीमेंट है कंप्यूटर की तमाम इंफॉर्मेशन के हवाले से, कि आप सॉफ्टवेयर को देंगे उसके लिए लाइसेंस है, आप सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट है, आप किसी ऑनलाइन डेटाबेस को एक्सेस करेंगे उसके लिए लाइसेंस है, आपको लाइसेंस लेने पड़ेंगे। वेबसाइट को आप इस्तेमाल करेंगे उसके लिए आपको लाइसेंस लेने पड़ेंगे। ये सारी चीजों के लिए बकायदा कानूनी तरीकाकार इख्तियार किया। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपके ये सारा इसको यूज किया। स्टूडेंट्स यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा, सेलिंग बाइंग एंड कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। स्टूडेंट्स ये कैटेगोरिकल इंपेरेटिव एक्चुअली ये एक जर्मन स्कॉलर है, उसने फिलासफर है, उसने ये नजरिया दिया था, एक थ्योरी दी थी कि आप जो काम करें वो इस हिसाब से करें, किस हिसाब से करना है ये अभी हम इसकी तरफ आते हैं। और इस बंदे का नाम एमनल कांट, ये इस बंदे का नाम था, और ये जर्मनी से तल्लक है इसका, इसने दिया। अब यहाँ जिस चीज पे जोर दिया गया है वो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है कि आप के पास अगर कस्टमर आ रहा है, फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज डेवलप की है और आपके पास कस्टमर आ रहा है, आपसे वो चीज वो प्रोडक्ट आपकी ले रहा है, तो आपने उसको इस तरीके से नहीं इस्तेमाल करना कि उस बंदे को आप अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। आपने उसको एज ए कस्टमर ही देखना है और आपने उसको उसी हिसाब से कि ये मेरा कस्टमर है, आपने उसको इसी हिसाब से ही डील करना है। अपनी मर्जी नहीं लगानी, अपने मकसद के लिए उसको इस्तेमाल नहीं करना। तो दिस इज द कैटेगोरिकल इंपेरेटिव, इसको कैटेगोरिकल इंपेरेटिव का नाम दो। क्या है? अ रूल ऑफ कंडक्ट है। अच्छा स्टूडेंट्स, कंडक्ट कहते हैं तर्ज अमल को, आप कोई काम करते हैं उसमें आप किस तरीके से काम कर रहे हैं वो आपका कंडक्ट है। अ रोल ऑफ कंडक्ट, अ रूल ऑफ कंडक्ट, ये आपके काम करने के लिए एक रूल है, दैट इज अनकंडीशनल एंड एब्सोल्यूट फॉर ऑल एजेंट्स। अच्छा ये अनकंडीशनल है, ये नहीं है कि मसलन ये जो रूल है जो बंदा सेल कर रहा है प्रोडक्ट उसके ऊपर अप्लाई होता है, लेने वाले पे अप्लाई, कस्टमर पे नहीं होता। ये कस्टमर पे अप्लाई होता है, लेने वाले पे अप्लाई नहीं होता, ये दोनों पे अप्लाई होता है। किस लिए? द वैलिडिटी और क्लेम ऑफ विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी डिजायर और एंड। अब स्टूडेंट्स यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये अगेन वही बात आ रही कि ये किसी एक ख्वाहिश पे, ये किसी एक एंड के ऊपर नहीं होगा,
ये मसलन अब मैं अगेन वही कहता हूँ कि मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, मेरे पास कस्टमर आया तो उसने मुझसे प्रोडक्ट खरीदिया, मैं उस कस्टमर को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता रहूं, मैं उसके साथ ऐसी डीलिंग करूं जिससे मुझे ही फायदा हो, और वो इलीगल पैदा हो रहा हो मुझे, ऐसा मैं नहीं कर सकता, ऐसा मैं नहीं कर सकता, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे उससे वही बिहेव करना चाहिए जितना एक कस्टमर और बेचने वाले का तल्लक है, उसी हिसाब से मुझे काम करना। तो ये कैटेगोरिकल इंपेरेटिव एंड अनकंडीशनल मोरल ऑब्लिगेशन। अच्छा, ऑब्लिगेशन कहते हैं स्टूडेंट्स किसी चीज की जिम्मेदारी होना, मोरल ऑब्लिगेशन इखलाकन जिम्मेदारी, और ऐसी जिम्मेदारी जो अनकंडीशनल है, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपके साथ अच्छा बिहेव करूंगा, नहीं, वो आपका कस्टमर है, उसके साथ आपने अच्छा बिहेव करना है, और वो अपने फायदे के लिए नहीं करना, उसको सामने रखना, उसको भी, उसके फायदे को भी सामने रखना है, ये जरूरी है। दिस इज द अनकंडीशनल मोरल ऑब्लिगेशन विच इज बाइंडिंग इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। और जो ये जो आपके पास ये इखलाकन जिम्मेदारी है, ये आपकी हर हाल में आपके साथ लगी हुई है, हर सूरत में आपके साथ होनी चाहिए, और है, होती है, इसको इग्नोर नहीं करना, इसको पसे पोस्ट नहीं डालना, एंड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन पर्सनल इंक्लिनेशन। स्टूडेंट्स, इंक्लिनेशन कहते हैं झुकाव को, और अपनी जाति झुकाव की तरफ नहीं आना, अपने फायदे के लिए नहीं सोचना, उसके फायदे को भी सामने रखना है, उसको, उसके फायदे को भी देखना है, और पर्पज या अपने मकसद के लिए आपने ये काम नहीं करना, यानी अपने फायदे की तरफ नहीं आना, अपने फायदा नहीं सोचना, उस बंदे का भी बहुत फायदा सोचना। इंटरेस्ट अस स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट का मतलब ये है कि हमें कायम रखता है, पाबंद रखता है, नेवर टू ट्रीट अ पर्सन मेरली एज मीन्स, कि हम उसको अपने फायदे के लिए ना सोचें, सिर्फ अपने फायदे के लिए ना सोचें, बट ऑलवेज एज एन एंड टू हिम, और उसके हिसाब से भी हम उसको दें। स्टूडेंट, ये एक मशहूर फिक्र है, एंड टू हिम या एंड टू देम, या ऐसे बहुत सारे फिक्रे आते हैं। एंड टू हिम का मतलब ये है कि हमने उसकी तरफ भी देखना है, उसका फायदा भी देखना है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव, यानी अपना फायदा नहीं देखना, उसका फायदा भी देखना है, उसको भी सामने रखना। मेयरली मीन्स हाउ टू यूज अदर्स। अब स्टूडेंट्स, मेयरली का मतलब ये है कि आपने दूसरों को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसको किस तरीके से लेके चल रहे हैं, ये सारा है। अब इसमें अप्लाइज टू द रिलेशनशिप बिटवीन बायर एंड सेलर, और ये जो इंपेरेटिव कैटेगोरिकल इंपेरेटिव है, ये जो आपका मोरल ऑब्लिगेशन है, अनकंडीशनल मोरल ऑब्लिगेशन है, ये बायर और सेलर दोनों के दरमियान ही अप्लाई होती है, किसी एक पद के लिए नहीं है। नॉट टू चार्ज मोर फॉर प्रोडक्ट व्हाट इट कॉस्ट। अब यहाँ स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट लफ्ज आ गया कि आप जितना उस प्रोडक्ट पे कॉस्ट आई है, उतना आप उससे चार्ज करें, उससे ज्यादा नहीं, या आपकी जितनी एग्रीमेंट हुआ है उस उतना ही करें, उससे ज्यादा नहीं। दिस इज द कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। वी मस्ट रिकॉग्नाइज अदर एज एन एंड, as an end, a being with needs, desire, plan and have his own decision। अब यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स सेंटेंस है कि हमें दूसरे को देखना है कि उसकी जरूरियात हैं, उसकी भी ख्वाहिशात हैं, उसके भी अपने प्लान मंसूबे हैं, और उसके भी अपने डिसीजंस हैं। हमने ये सोच के उसके साथ डीलिंग करनी है, उसके साथ रिलेशनशिप करना है। ये नहीं सोचना कि सिर्फ मेरी ही जरूरियात हैं, मेरी ही ख्वाहिशात हैं, मेरे ही मंसूबे हैं, ये मेरे ही फैसले होने हैं, उस बंदे की मैंने सुननी नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेलर मस्ट बी ऑनेस्ट, आप बेचने वाले को ईमानदार होना चाहिए विद बायर, खरीदने वाले के साथ, अबाउट व्हाट ही इज सेलिंग, एंड रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग कोएक्शन। स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट है। कोएक्शन का मतलब ये है, आप जबरन किसी के ऊपर कोई काम करें, जबरन ना करें, ऑनेस्टली करें, बेईमानी से ना करें। ये ना करें कि आप जो भी धंधा कर रहे हैं उससे आपको फायदा पहुंचता रहे, आप उसमें कोई भी गैर अनफेयर मीन्स इस्तेमाल करें, ऐसा ना करें। तो दिस इज द कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। तो इस तरीके से भी हम इस कंप्यूटिंग प्रोफेशनलिज्म को
लीगल पर्सपेक्टिव में ला सकते हैं, और ये है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी मैंने ये चीजें निकाली हैं, आपकी बुक से ही ली हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, बहुत अहम सेंटेंसेस इसमें हैं, तो समझिएगा। सबसे पहले, द सेलिंग बाइंग रिलेशनशिप इज एट इट्स कोर कंट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये बात है कि ये जो सेलिंग और बाइंग का काम है, ये कंट्रैक्चुअल होना चाहिए, कोर कंट्रैक्चुअल होना चाहिए, मतलब कंट्रैक्ट बेस्ड होना चाहिए, और ये कंट्रैक्ट भी एग्रीमेंट ही होते हैं। आप इसमें सर्विसेज ले रहे हैं, प्रोडक्ट ले रहे हैं, कितने टाइम के लिए ले रहे हैं, कितनी प्राइस पे ले रहे हैं आप, उसमें क्या क्या सर्विसेज होंगी, कौन आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, कितने पीरियड के लिए करेगा, ये सारा कंट्रैक्ट बनता है और बकायदा रिटर्न एग्रीमेंट होता है। तो जो सेलिंग और बाइंग का जो रिलेशनशिप है, ये कंट्रैक्चुअल होना चाहिए। इन अ सिंपल ट्रांजैक्शन, द सेलर प्रोवाइड अ प्रोडक्ट एंड द बायर पेज। अब इस सिंपल ट्रांजैक्शन में क्या होता है कि सेलर जो होता है वो प्रोडक्ट देता है और बायर उसके लिए पैसे पे करता है। However, when it comes to software, जब हम सॉफ्टवेयर की तरफ आते हैं, and especially when it comes to the provision of the services, और जब हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, a wide range of conditions might have to be negotiated in a formal contract। तो फिर बहुत सारी गुफ्तगू और बहुत सारे जो बातें हैं वो आपके कंट्रैक्ट में होनी चाहिए, और फॉर्मल कंट्रैक्ट बकायदा रिटन होना चाहिए आपका वो कंट्रैक्ट। क्या होना चाहिए, ये चीजें देखें यहाँ पे। हु विल इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को कौन इंस्टॉल करेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक बिफोर द सिस्टम इज अप एंड रनिंग, और कितने टाइम के लिए ये कितने टाइम तक ये सॉफ्टवेयर आपका चलता रहेगा। इफ द सिस्टम फेल, अगर ये सिस्टम फेल हो जाता है, जो सॉफ्टवेयर आप दे रहे हैं वो फेल हो जाता है, हु विल बी लायबल, और उसका कौन जिम्मेदार होगा। when these aspects of the purchasing transactions are specified in a contract, जब ये सारी बातें आप कंट्रैक्ट में बयान कर देंगे, then the buyer can sue the seller for breach of contract। यहाँ स्टूडेंट्स, सो को कहते हैं मुकदमा और ब्रीच को कहते हैं खिलाफ वर्जी। तो फिर जो सेलर है वो मुकदमा कर सकता है, उस कंट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी पे मुकदमा वो कर सकता है आपके खिलाफ, यानी आपके अगेंस्ट। आप दोनों बंदों के दरमियान कंट्रैक्ट हुआ है और उनमें कोई प्रॉब्लम आती है, तो फिर जो सेलर है और बायर है वो सेलर के खिलाफ मुकदमा कर सकता है अगर उस कंट्रैक्ट की कहीं खिलाफ वर्जी होगी तो। जैसे यहाँ पे वो कहता है कि इफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम कैन नॉट इफेक्टिवली परफॉर्म वन ऑफ द फंक्शन स्पेसिफाइड इन कंट्रैक्ट, कि आपके कंट्रैक्ट में जो जो चीजें लिखी हैं, जो जो फंक्शनैलिटीज आपके सॉफ्टवेयर की मेंशन की गई हैं, वो उनमें से कोई फंक्शनैलिटी सही तरीके से परफॉर्म नहीं हो रही, तो फिर जो बायर है, खरीदने वाला है, वो आपके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें जो है ये आपकी इसमें लीगल एक फ्रेमवर्क है जिसमें ये चीजें आपकी आ रही, और ये कैटेगोरिकल आपके इंपेरेटिव्स हैं। आप इसमें देख रहे हैं कि कोई एक बंदा है को फायदा नहीं हो रहा, सभी जो है वो अपने हिसाब से ही काम, कोई एक बंदा चाहेगा कि मुझे ही फायदा हो दूसरे को ना हो, तो ऐसा इसमें आपको कहीं नजर नहीं आएगा। दिस इज कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया डिफरेंट टॉपिक्स को, जिसमें हमने लीगल फ्रेमवर्क्स देखे, एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू देखा, प्रोफेशनलिज्म ऑफ कंप्यूटिंग, कंप्यूटिंग की प्रोफेशनलिज्म में हमने इन चीज़ों को देखा, जिसमें हमने सेलिंग को देखा, सेलिंग बाइंग को देखा, इस तरह हमने कैटेगोरिकल इंपेरेटिव्स को देखा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे जो पहलू हैं, ये सारे जो कंसेप्ट हैं, वो कंप्यूटिंग के ऊपर, ये कंप्यूटिंग का जो प्रोफेशनलिज्म है, इसको लीगल फ्रेमवर्क में देखने के लिए ये सारी चीजें हैं कि क्या ये कंप्यूटिंग जो है, क्या इसके ऊपर कोई लीगल बाउंड्रीज भी हैं, क्या कोई लीगल इसके ऊपर रूल्स भी हैं, कॉन्स्टेंट्स भी हैं जो इसके ऊपर अप्लाई होते हैं या नहीं होते। तो इन चीजों को हमने देखा।
स्टूडेंट्स इसके से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन